स्नेह आशीर्वाद से हम सभी को अभिषेचित करने की कृपा करेंगे। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। भारत के वीर सैनिकों की, भारत के वीर सैनिकों की। आज पूज्य पिताजी की पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित इस सम्मान समारोह में, जहां पर हमारे इस मंच पर वीर नारियां हैं, मुख्य मंच पर आसीन हमारे इस लोकसभा क्षेत्र नैनीताल उधम सिंह नगर के लोकप्रिय सांसद और भारत सरकार के पूर्व मंत्री आदरणीय अजय भट्ट जी, उत्तराखंड सरकार में मेरे साथ सैनिक कल्याण मंत्री आदरणीय गणेश जोशी जी, मेरे साथ उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री आदरणीय सौरभ बहुगुणा जी, और आज विशेष रूप से जो हमारे बीच में पूरे सेना के प्रतिनिधि के नाते हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन जी, समादेशक भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून एवं कर्नल ऑफ द महार रेजिमेंट, उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री, उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य और मेरे मित्र आदरणीय अशोक कटारिया जी, इस पूरे कार्यक्रम का जिन्होंने संयोजन किया है, उत्तराखंड सरकार में आपदा प्रबंधन सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष आदरणीय विनय रोहेला जी, रुद्रपुर विधानसभा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय शिव अरोड़ा जी, काशीपुर विधानसभा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय त्रिलोक सिंह चीमा जी, विधायक कपकोट हमारे युवा विधायक श्री सुरेश गढ़िया जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती रेणु गंगवार जी, और आज के कार्यक्रम के विशेष रूप से हमारे अध्यक्ष, हमारे बड़े भाई और इस नानकबता क्षेत्र के माननीय विधायक आदरणीय गोपाल सिंह राणा जी, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री कमल जिंदल जी, काशीपुर के जिला अध्यक्ष भाई मनोज पाल जी, चंपावत के जिला अध्यक्ष श्री गोविंद सामंत जी, नैनीताल के जिला अध्यक्ष श्री प्रताप सिंह बिष्ट जी, मेयर रुद्रपुर श्री विकास शर्मा जी, मेयर नगर निगम हल्द्वानी श्री गजराज सिंह बिष्ट जी, मेयर काशीपुर श्री दीपक बाली जी, मंडी परिषद के चेयरमैन अनिल डब्बू जी और नगर पालिका परिषद खटीमा के अध्यक्ष रामू जोशी रामू भैया, रंजीत सिंह नामधारी जी, ब्लॉक प्रमुख पूर्व विधायक प्रेम सिंह राणा जी, पूर्व विधायक राजेश शुक्ला जी, और मंच पर आसीन हमारे सभी नेतागण, भानीचंद जी, जिन्होंने मेरे पूज्य पिताजी के साथ लंबे समय तक सेवा करी, और उनके साथ यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे सैनिकगण बड़ी संख्या में पधारे हैं, और बड़ी संख्या में हमारे जनप्रतिनिधिगण भी हमारे आसपास के जनपदों के यहाँ पर उपस्थित हैं। पूर्व सैनिक हैं, हमारे विद्यार्थीगण हैं, समाज के विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले अनेक महानुभाव यहाँ पर आज इस सैनिक सम्मान समारोह में उपस्थित हुए हैं। हमारे पत्रकार मित्र, छायाकार बंधु, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, इतनी बड़ी संख्या में, और भीषण गर्मी भी पड़ने लगी है, आप सब इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं।
मैं सभी मेरे पारिवारिक जनों का आज मैं इस अवसर पर हृदय की गहराइयों से आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं, आप सबको मैं प्रणाम करता हूं। आज के इस अवसर पर सेना के वीर योद्धाओं का सानिध्य पाकर सच में मेरा मन बहुत ही भावुक हो रहा है, क्योंकि जब भी मैं सैनिकों के बीच होता हूं तो मुझे ऐसा लगता है मानो जैसे मैं अपने पूज्य पिताजी के सानिध्य में हूं। जो अनुशासन मैंने उनसे सीखा, जो सेना के अंदर सिखलाई होती है, वो सच में कुछ न कुछ जीवन में हम उसको पाकर आज अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। और आज मैं ऐसे ही अपने परिवारों के बीच में हूं। भाइयों बहनों, पिताजी की ये 5वीं पुण्यतिथि को लेकर जब मैंने माताजी से पूछा कि किस प्रकार से हमें उनकी पुण्यतिथि पर कोई कार्यक्रम करना चाहिए, किस प्रकार से उनको मनाना चाहिए, क्योंकि माताजी की बहुत इच्छा रहती है कि कोई न कोई कार्यक्रम जरूर होना चाहिए, क्योंकि पिताजी भले ही उनका छोटा दायरा था यहाँ, लेकिन उनका हमेशा ही रहता था कि कोई भी कार्यक्रम हो तो जरूर जो है सबको बुलाया जाए, किसी न किसी रूप में सबको सम्मिलित किया जाए। तो माताजी ने कहा कि उनकी पुण्यतिथि पर ऐसा काम करो कि जिससे जो हमारी वीरांगनाएं हैं, वीर नारियां हैं, सैनिक हैं, या और कुछ काम कर सकते हो तो जो मेधावी विद्यार्थी हैं उनकी कुछ मदद हो जाए, उनको आगे बढ़ाने में कोई प्रोत्साहन मिल सके, तो ऐसा कार्यक्रम करना चाहिए। इसलिए उनकी पुण्यतिथि पर सैनिकों और उनके परिवारों का सम्मान हो जाए, ऐसा मेरी मां की भी इच्छा थी। और मैंने कहा कि इससे अच्छा और क्या हो सकता है कि प्रत्येक वर्ष मैंने तय किया कि प्रत्येक वर्ष, क्योंकि पूज्य पिताजी जब सेना में थे और सेना के बाद भी हमेशा वो समाज के बारे में सोचते थे, सैनिकों के बारे में सोचते थे, अपने पुराने मित्रों के बारे में इतने प्रसन्न होते थे जब वो मिलते थे। कैप्टन भानीचंद जी हैं, कैप्टन गजेंद्र कफलिया जी हैं यहाँ पर, वो शायद उनको पता नहीं होंगे, तो मैं देखता था उनको कि जब वो मिलते थे उनसे तो ऐसा लगता था कि अपने सगे भाई से भी ज्यादा प्रेम उनसे करते हैं जिन्होंने उनके साथ काम किया है। तो मुझे भी लगा कि उनके इस पुण्यतिथि के अवसर पर सभी सैनिकों का एक समागम हो, सारे लोग आपस में मिले। और सच में वो अब इस दुनिया में तो नहीं है, इसीलिए हम सब यहाँ पर एकत्र हो रहे हैं, उनको स्मरण कर रहे हैं, लेकिन ऊपर से आज वो बहुत प्रसन्न हो रहे होंगे। और मैं बताऊं आपको कि महार रेजिमेंट के जब 15 महार का वो रेजिमेंट डे होता है, तो उस दिन हर वर्ष हमारे 15 महार के लोग पिछले 4 सालों से मैंने जब से मुख्य सेवक के रूप में काम करना शुरू किया, तो उस दिवस को वो मुख्य सेवक सदन में हमारे यहीं पर जो है मुख्यमंत्री निवास में उसको आयोजित करते हैं। सच में मैं उनको जब देख रहा था, भानीचंद जी भी यहाँ से आते हैं, इनके पूरे उत्तराखंड के अंदर, और उत्तराखंड के अंदर ही नहीं, पंजाब से, हरियाणा से, दिल्ली से, आसपास के क्षेत्रों में जितने भी उनके साथ काम किए हुए लोग हैं, सेना में जिन्होंने साथ में जो है सेवा दी है, आए और इतने प्रफुल्लित होकर उन्होंने वो रेजिमेंट डे मनाया। और जब वो खा रहे थे, जब वो खाना खा रहे थे और इतने खुश हो रहे थे, तो मुझे लग रहा था कि मेरे पूज्य पिताजी को ही मैं खिला रहा हूं यहाँ पर। और आज जब हम पुण्यतिथि के अवसर पर इसको सैनिक सम्मान के रूप में मना रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि उनको और हमारे वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि देने का इससे उत्तम कुछ और नहीं हो सकता है। इसके लिए मैं आर्मी वाइस वेलफेयर एसोसिएशन, सेवा संकल्प धारणी फाउंडेशन
और खटीमा क्षेत्र और उसके आसपास के क्षेत्रों के बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पधारे हैं। मैं उन समस्त भाई बहनों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने आज इस पुण्य स्मृति को समर्पित इस समारोह को भावपूर्ण तरीके से इसको आयोजित किया है। भाइयों बहनों, आर्मी वाइफ्स वेलफेयर एसोसिएशन जिस समर्पण और सेवा भावना के साथ हमारे शहीदों के परिजनों और वीरांगनाओं के लिए काम कर रही है, वो निसंदेह प्रशंसनीय है। उसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। साथ ही सेवा संकल्प धारणी फाउंडेशन ने भी हमारे राज्य में सेवा और संवेदना की जो मिसाल प्रस्तुत की है वो अनुकरणीय है। लगातार अनेक काम इस फाउंडेशन के माध्यम से हो रहे हैं, अनेक शिविर लगाए जा रहे हैं, अनेक जो हमारे ऐसे बच्चे हैं प्रतिभावान हैं, उन अभावों के कारण से वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, उनको प्रोत्साहन करने का काम हो या चिकित्सा के शिविर लगाने हो, अनेक काम कर रहे हैं। इसके लिए मैं इन दोनों संस्थाओं से जुड़े हुए सभी महानुभावों को, सभी सदस्यों को बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं आशा करता हूं कि भविष्य में भी प्रत्येक वर्ष पुण्यतिथि के अवसर पर इस प्रकार का सम्मान समारोह अब हमेशा आयोजित किया जाएगा और ये हमारे सैनिकों को, वीरांगनाओं को ये दिवस समर्पित रहेगा। भाइयों बहनों, आज से 5 वर्ष पूर्व आज का दिन मेरे लिए बहुत कष्टप्रद और दुखद दिन रहा, जब मैंने अपने पूज्य पिताजी को, जो मेरे हमेशा प्रेरणा स्रोत रहे, उनको खो दिया। और मैं जब भी अपने पूज्य पिताजी को याद करता हूं तो आंखें नम हो जाती हैं। और साथ में मुझे याद आता है कि किस प्रकार से सेना में काम करते हुए, सेना की वेतन से और सेना के वेतन के बाद, उनके रिटायरमेंट के बाद किस प्रकार पेंशन से हम लोगों का जीवन आगे बढ़ा है, किस प्रकार से हमने शिक्षा ग्रहण करी, किस प्रकार से हमने अनेक काम, जैसा अभी जनरल साहब संदीप जैन जी कह रहे थे, आज चूंकि सेना में काफी सारे काम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कालखंड में आज सेना को प्राप्त हो रहे हैं, चाहे 1 रैंक 1 पेंशन हो या सेना में काम करने वाले लोगों को अच्छी सुविधा हो, अच्छा वेतन हो, हर प्रकार की सुविधाएं मिल रही हैं। आप याद करिए वो समय जब सेना में काम करने वाले हमारे सैनिक जो सियाचिन ग्लेशियर में अनेक ऊंची पर्वतों की चोटियों पर सेवाएं देते थे, लेकिन उनको अच्छे उपकरण नहीं मिलते थे, अच्छे जैकेट नहीं मिलते थे, अच्छे उनको बूट नहीं मिलते थे, खाने के लिए भी तमाम प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता था। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री के बनने के बाद, मोदी जी के बनने के बाद सारी सुविधाएं सैनिकों के लिए चालू हो गई भाइयों बहनों, और 1 रैंक 1 पेंशन भी लागू हो गई। लेकिन पहले का समय जरूर सेना के लोगों का बहुत अभाव में बीतता था, उनका ही नहीं बीतता था, उनके परिवार के लोगों का भी अभाव में बीतता था। और एक सैनिक के जीवन में कितने प्रकार की कठिनाई होती है, कितनी परेशानी होती है, उसको हम लोगों ने नजदीक से देखा है। किस प्रकार से जब कोई बलिदान होता है और 4 दिन 5 दिन और पहले के समय में उनका पार्थिव शरीर आने में जो एक एक हफ्ते का समय लग जाता था, आप सोचिए उस समय उनके परिवार की स्थिति क्या होती थी। और चाहते हुए भी सैनिक कभी जो है अपने परिवार को समय नहीं दे पाता, लेकिन उसके बाद भी उसकी वीरता में कभी कोई कमी नहीं होती थी, साहस में कोई कमी नहीं होती थी, क्योंकि हमारे जनरल बिपिन रावत साहब कहते थे, हमारे पहले सीडीएस, कि सेना केवल एक वेतन का जरिया नहीं है, सेना देश की सेवा करने का एक जो है सबसे बड़ा मिशन है। भाइयों बहनों, ऐसे अनेक लोग मैं देख रहा हूं यहां पर, अधिकांश लोगों को मैं जानता हूं, आज उन्होंने कैप धारण कर रखी है और सारे के सारे अपने जीवन का जो सबसे स्वर्णिम कालखंड होता है, समय, वो समय सेना को देकर आए हैं और वो समय उन्होंने हम सब लोगों के लिए दिया है। तो मैं उन सबको नमन करता हूं, बड़ी संख्या में यहां पर आए सबको प्रणाम करता हूं। भाइयों बहनों, मुझे जब भी मैं कोई काम करता हूं, कई बार लोग मुझे कहते हैं आजकल
कि पहले के समय में होता था कि समय 10 बजे का दिया है तो ऐसा होता था कि 11 बजे लोग पहुंचते थे, और इसके कारण से एक धारणा बन गई थी कि मान्यवर लोगों ने अगर टाइम 10 बजे का दिया है तो 11 बजे पहुंचेंगे। लेकिन मैं कोशिश करता हूं, आप सब लोगों ने भी देखा होगा कि अगर 10 बजे का समय दिया है तो 5 मिनट पहले मैं उसके आसपास पहुंच जाऊं। और ये अनुशासन, ये संस्कार मुझे कहीं से मिला तो मुझे सेना से मिला। और सच बताऊं तो कई बार समय के कारण अगर मुझे खाना छोड़ना पड़े, कोई अन्य काम छोड़ना पड़े, तो मैं वो काम भी कर देता हूं, लेकिन मैं समय पर पहुंचने की कोशिश करता हूं। हालांकि मैं आज थोड़ा सा यहां विलंब से पहुंचा, लेकिन विलंब का कारण मैं नहीं था। आज विलंब का कारण था, वहां से देहरादून से यहां की दूरी को हमने माना था कि हम 1 घंटे में पहुंच जाएंगे, लेकिन आज यहां पहुंचने में हमको 1 घंटा और 25 मिनट लग गया, इसलिए मैं थोड़ा सा विलंब से पहुंचा। लेकिन मैं आप सबको प्रणाम करता हूं, आपका धन्यवाद करता हूं कि जितनी संख्या यहां पहुंचने पर इस पंडाल में थी, उसमें से एक भी कम नहीं हुई। सारे लोग जो है यहां पर बैठे हुए हैं। भाइयों बहनों, आज जो मूल्य, जो सिद्धांत, जिनकी शिक्षा मुझे पूज्य पिताजी से और सेना से मिली, उन्हीं मूल्यों के सहारे मैं आज जनसेवा की राह पर चल पा रहा हूं, कुछ फैसले ले पा रहा हूं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में राज्य को आगे बढ़ाने के लिए काम कर पा रहा हूं। और मैं अपने पूज्य पिताजी की बात करूं तो उनके सिद्धांत, उनका संघर्ष में जो जीवन था, वो बताते थे कि जो है जब मैं भर्ती होने के लिए गया, जनरल साहब, भाई साहब आप भी सेना के हमारे रक्षा मंत्री रहे हैं, तो कह रहे थे कि जो है वो मेरा वजन कम हो जाता था। तो बोले मैं खूब केले खा के गया, तब जाके मेरा वजन जो है वहां पर जो है पर्याप्त हुआ, जितना सेना को उस समय वजन चाहिए होता था। तो ऐसी ऐसी बातें, इतने प्रकार की सेना के बारे में, उनके वीरों के बारे में, उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन बहुत सादगी के साथ जिया, परंतु अपने दृढ़ व्यक्तित्व और सेवा भावना द्वारा हमेशा समाज के लिए कार्य किया। और रिटायरमेंट के बाद भी यहाँ पर जो भी जिन संसाधनों में जितनी संसाधन उपस्थित थे, जितने थे उनके पास, उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में काम करना किया। एक विद्यालय भी यहाँ पर बनाया, गरीब और वंचित परिवारों को उसमें आज शिक्षा मिल रही है निःशुल्क रूप से। वो हमेशा कहते थे, बेटा केवल वर्दी पहनकर ही देश सेवा नहीं होती है, बल्कि प्रत्येक क्षण अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना भी एक प्रकार से देश सेवा ही है। यानी कि एक सैनिक के रूप में हर कोई काम नहीं कर सकता है, हर किसी को ये सौभाग्य नहीं मिलता है, लेकिन एक सैनिक के रूप में हम अपने जिस कर्म क्षेत्र में अगर उसमें ईमानदारी से काम करें तो वो भी सैनिक जैसा ही काम होता है। और उनके इन्हीं शब्दों ने मुझे राजनीति में कदम रखने से पहले ये बात सिखा दी थी कि राजनीति कोई बड़ा पद पाने का माध्यम नहीं है, बल्कि जनभावनाओं को समझकर उनके दुख दर्द में सहभागी बनना और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए स्वयं को पूरी तरह से समर्पित कर देने का नाम है। मेरे लिए वे जीवन भर अनुशासन, ईमानदारी और समाज के प्रति उत्तरदायित्व के प्रतीक रहे, जिन्होंने मुझे सिखाया कि राष्ट्र सबसे पहले आता है, बाकी सब उसके बाद में आता है। भाइयों बहनों, अभी रोहेला जी ने भी बताया और हमारे गणेश जोशी जी ने भी बताया, भानीचंद जी ने भी बताया कि उन्होंने 62 के युद्ध में, 65 में, 71 में और शांति सेना, ये थोड़ा सा नहीं बता पाए थे क्योंकि मैं देखा शांति सेना में भी जनरल साहब ने जरूर बोला था, शांति सेना में वो श्रीलंका में भी उन्होंने, और ऑपरेशन ब्लू स्टार में भी उन्होंने अपनी सेवाएं दी। और महत्वपूर्ण जितने भी सैन्य अभियान थे उन सभी में योगदान दिया। मुझे याद है कि वो किस प्रकार उन जवानों की देशभक्ति, पराक्रम और बलिदान की कहानियां सुनाते थे।
और किस प्रकार से जो आज मेरे अंदर भी एक जज्बा है। कई बार मैं बहुत साधारण तरीके से रहता हूं, लेकिन कुछ चीजों में अगर आगे बढ़ जाता हूं तो फिर मैं आगे डटा रहता हूं। ये सब मुझे अपने पूज्य पिताजी के संस्कारों से ही प्राप्त हुआ कि वो कहानियां सुनाते थे, जिन्होंने हंसते हंसते देश की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व निछावर किया, वीर जवानों के बारे में। ये सब बचपन में बहुत ध्यान से मैं सुनता था, बड़ा चाव आता था, और उन कथाओं को सुनकर ऐसा लगता था कि सेना में साधारण मनुष्य नहीं जाता। सच में जो सेना में जाते हैं वो साधारण मनुष्य नहीं होते हैं, बल्कि वो महामानव होते हैं, महामानव होते हैं। आज मैं सेना में नहीं हूं, परंतु अपने वीर सैनिकों को आदर्श मानकर राष्ट्र सेवा में अपना यथासंभव योगदान सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहा हूं। भाइयों बहनों, एक सैनिक पुत्र होने के नाते आज मुझे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो रक्षा क्षेत्र में आज नए नए सकारात्मक बदलाव हो रहे हैं, उनको देखकर बहुत हर्ष की अनुभूति होती है। आप सभी को 2014 से पूर्व का कालखंड याद होगा, जब सेना के शौर्य को भी राजनीतिक चश्मे से देखने का प्रयास होता था। अभी गणेश जोशी जी बता रहे थे कि जब सीमा पार से दुश्मन की गोली आती थी, आतंकवादी की गोली आती थी, अलगाववादी की गोली आती थी, जिहादी की गोली आती थी, तो वहां पर सेना के लोगों को गोली का जवाब गोली से देने का आदेश नहीं होता था, उनको आदेश लेना पड़ता था। भाइयों बहनों, महीनों बीत जाते थे, सालों बीत जाते थे, लेकिन आदेश नहीं आता था। लेकिन मोदी जी के बनने के बाद उन्होंने कहा कि जब सैनिक युद्ध करते हैं तो उनको कोई आदेश देने की आवश्यकता नहीं है, अगर गोली आएगी तो गोलों से जवाब देने का काम भारत की सेना करेगी। यह इस प्रकार का परिवर्तन हो गया भाइयों बहनों। परंतु आज देश में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सेना के पराक्रम और बलिदान को आज सर्वोच्च सम्मान दिया जा रहा है। आज भारतीय सेना को प्रत्येक क्षेत्र में सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम हो रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप आज भारत न केवल अपनी रक्षा जरूरतों में आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से बढ़ रहा है, बल्कि विभिन्न देशों को रक्षा सामग्री निर्यात करने में भी नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। हजारों करोड़ तक आज हमारा रक्षा का निर्यात पहुंच गया है, आने वाले सालों में लाखों करोड़ तक पहुंचने वाला है। भाइयों बहनों, आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारी राज्य सरकार भी सैनिकों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। हमारी सरकार ने जहां एक ओर शहीदों के आश्रितों को मिलने वाली अनुग्रह राशि, और ये अनुग्रह राशि भी मुझे याद है जब हमारे सौरभ बहुगुणा जी यहाँ बैठे, इनके पूज्य पिताजी मुख्यमंत्री थे, और मैं उस समय यहाँ से खटीमा से ही विधायक चुनकर मैं विधानसभा पहुंचा आप सबके आशीर्वाद से। तो मैंने ही सबसे पहले वहां प्रश्न किया था, अजय भट्ट जी हमारे नेता प्रतिपक्ष थे उसमें, कि पूरे देश के अंदर ये व्यवस्था थी कि कोई भी सैनिक उनका बलिदान होता है तो उनके परिजनों को इतनी अनुग्रह राशि मिलती है, लेकिन उत्तराखंड में वो व्यवस्था नहीं थी। भाइयों बहनों, 2012-13 में यह व्यवस्था प्रारंभ हुई और 10 लाख रुपए की राशि का प्रावधान किया गया। लेकिन इस बार अभी जिस दिन यहां बाढ़ आई थी, खटीमा में बाढ़ आई थी, मैं, अजय भट्ट जी और गणेश जोशी जी तीनों लोग यहीं थे। अचानक मुझे और गणेश जोशी जी को जाना पड़ा, जो गढ़वाल राइफल्स के हमारे 5 रणबांकुरे जिनका बलिदान हुआ था कश्मीर के अंदर, उनका पार्थिव शरीर आ रहा था, और उस पार्थिव शरीर आने के समय हमको वहां पर होना था। हम लोग यहां से गए, और जब हम वहां 4 बजे पहुंच गए, 1-1.5 घंटे तक हमको इंतजार करना पड़ा। और इतनी देर में मेरे मन मस्तिष्क पर विचार आया कि अभी तो जवान, किसी की उम्र 23 साल, किसी की उम्र 25 साल, किसी की 30 साल, और सब 30, 32, 35 साल से छोटे सारे, और उनका बलिदान हो गया। ध्यान में आया कि इनके परिवार के लोगों का कैसे काम चलेगा आगे, उनकी सहायता होनी चाहिए। और बैठे बैठे मैंने गणेश जोशी जी से कहा कि जोशी जी आप बताइए, आप खुद सैनिक रहे हो, क्या हम इस राशि को कितना बढ़ा दें? ये हुआ कि अभी 10 लाख है तो 20 लाख कर दें, फिर ये हुआ 30 लाख कर दें, फिर मन में आया कि 30 लाख नहीं, 20 लाख नहीं, इसको हमें 50 लाख करना चाहिए भाइयों बहनों। और वहीं मैंने घोषणा करी, और उसके बाद हमने इसकी
अनुग्रह राशि को बढ़ाकर 50 लाख रुपए किया। वहीं सेना में परमवीर चक्र से लेकर मेंशन एंड डिस्पैच तक सभी वीरता पुरस्कारों से अलंकृत सैनिकों को दी जाने वाली एकमुश्त तथा वार्षिकी राशि में भी अभूतपूर्व रूप से वृद्धि की है। इसके साथ ही हमने बलिदानियों के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी में समायोजित करने का निर्णय लिया है। सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करने की अवधि पहले केवल 2 वर्ष होती थी, उसको बढ़ाकर हमने 5 वर्ष कर दिया है, यानी 5 वर्ष तक आप जो है आवेदन कर सकते हैं। यही नहीं, हम प्रदेश में बलिदानियों के आश्रितों को नौकरी पूर्व प्रशिक्षण तथा पुत्री विवाह अनुदान जैसी अनेक योजनाएं भी संचालित कर रहे हैं। राज्य में वीरता पुरस्कार प्राप्त सैनिकों और पूर्व सैनिकों हेतु सरकारी बसों में यात्रा की निःशुल्क व्यवस्था करने के साथ साथ सेवारत व पूर्व सैनिकों हेतु 25 लाख रुपए की स्थायी संपत्ति की खरीद पर स्टाम्प ड्यूटी में 25% की छूट भी प्रदान की जा रही है। इन सभी कार्यों के अतिरिक्त हमारी सरकार द्वारा प्रदेश के शहीदों की स्मृति में देहरादून के गुनियाल गांव में भी एक भव्य सैन्य धाम का निर्माण किया जा रहा है, जो हमारे 4 धामों के बाद 5वां धाम सैन्य धाम है, जो उत्तराखंड के हमारे वीर सैनिकों की बहादुरी और बलिदान की जीवन कथा के रूप में स्थापित होगा। भाइयों बहनों, हमारी सरकार द्वारा खटीमा में सैनिक मिलन केंद्र के निर्माण के साथ ही सीएसटी कैंटीन का भी निर्माण यहां पर कराया जा रहा है। वैसे सीएसटी कैंटीन यहां पर चालू हो गई है। साथ ही मेरे मन में बड़ी इच्छा है, जोशी जी आप देखेंगे और हमारे जनरल संदीप जैन जी भी इसमें सहयोग करेंगे। मैं चाहता हूं कि एक छोटा सा कोई सैन्य धाम जैसा ये हमारे पूरे इस क्षेत्र में टनकपुर, बनबसा या खटीमा में कहीं पर जगह मिले तो जरूर वहां पर कुछ बनना चाहिए, जिससे कि एक स्मृति स्थल, चूंकि बड़ा ये सैनिक बाहुल्य क्षेत्र है और इसमें राज्य सरकार की तरफ से जो भी योगदान करना होगा वो हम करेंगे। साथ ही टनकपुर में भी आधुनिक सुविधाओं के साथ युक्त भव्य सैनिक विश्राम गृह का निर्माण किया जा रहा है। भाइयों बहनों, मैं आप सभी को आज इस अवसर पर आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सरकार सेवारत सैनिकों, पूर्व सैनिकों एवं बलिदानियों के आश्रितों के हित के लिए इसी प्रकार निरंतर कार्य करती रहेगी। आज के इस अवसर पर पूर्व सैनिक वीरांगनाओं और पुत्रियों को ड्रोन दीदी के रूप में रोजगार परक प्रशिक्षण दिया जाएगा। मैं इसकी आज यहां से घोषणा करता हूं कि उनको ड्रोन दीदी बनाया जाएगा, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की पूरे देश के अंदर योजना चल रही है। 60 वर्ष से ज्यादा बुजुर्ग एवं पूर्व सैनिकों एवं उनकी पत्नियों एवं पूर्व सैनिक विधवाओं और वीर नारियों को राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क बद्री धाम यात्रा भी कराई जाएगी। मैं आज इस अवसर पर यह भी घोषणा करता हूं और साथ में परमवीर चक्र विजेता को उत्तराखंड सरकार की तरफ से 1 करोड़ 50 लाख रुपए का जो सम्मान है वो सम्मान दिया जाएगा। इसके साथ ही एम्स में खटीमा में कुछ यहाँ के आसपास के वो आए हैं कि इनके नाम, जैसे कि हमारा ये मोहम्मदपुर भुड़िया, जहाँ पुलवामा शहीद का गांव है, शहीद बीरेंद्र सिंह राणा के नाम से किया जाएगा। इसकी मैं घोषणा करता हूँ। ऐसे ही नानकमता क्षेत्र में मोहम्मदगंज है, वह भी गुरु गोविंद सिंह नगर के रूप में उसको किया जाएगा। ग्राम सभा जोगीठेर नगला में नानक सिंह के घर से ग्रोवर फार्म हरविंदर सिंह, बेदराम, साधु सिंह, मंजीत सिंह, रमाकांत, राजकुमार, वासुदेव आदि की ओर हॉट मिक्स सड़क का निर्माण कार्य भी किया जाएगा। ग्राम प्रतापपुर में खाद गोदाम से तलवार फार्म होते हुए वकील फार्म तक हॉट मिक्स रोड बनाई जाएगी। पूर्णापुर में मेन रोड से बूटा घाट रपटा होते हुए जोगीठेर की ओर हॉट मिक्स निर्माण किया जाएगा। ग्राम पंचायत बरी अंजनिया में रेलवे लाइन पास से ग्राम भुड़रिया की ओर हॉट मिक्स रोड का भी निर्माण किया जाएगा। इसके साथ ही मैं एक बार फिर से, जो आज मेरे को बहुत सारे हमारे वीर नारियों के बीच में से भी अनेक पत्र प्राप्त हुए हैं, अनेक आवश्यकताओं के लिए लोगों जनप्रतिनिधियों ने लिखा है, आप सबके बीच में से आए हैं। मैं उन सभी को अपने साथ लेकर जा रहा हूं। निश्चित रूप से उनको अल्पकालिक, मध्यकालिक, दीर्घकालिक योजनाओं के आधार पर आगे के
कार्यों में सम्मिलित किया जाएगा। पुनः एक बार मैं पूज्य पिताजी और सभी हमारे बलिदानियों को नमन करते हुए और आप सबका धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय। 2-3 सूचनाएं हैं। राष्ट्रीय गान के बाद